तो हिजाब मामला लगातार बढ़ता जा रहा है और पूरे देश में चिंगारी बन आग की तरह फैल रहा है। मेरे साथ मौजूद है सलमान अरशद जी, जो पत्रकार हैं। सर, मैं सीधा सवाल पे आता हूँ, ये जो हिजाब मामला है इतनी तेजी से आग की तरह क्यों फैलता जा रहा है भारत में? मोहित, मैं चाहूंगा कि इसको तुम तीन हिस्से में समझो, क्योंकि अभी तक मीडिया में जो बात हो रही है वो इतनी एकांगी है कि किसी भी दर्शक के लिए इस मुद्दे को समझ पाना बहुत मुश्किल है। टीवी की जो चीखम चिल्ली है उसे तो बिल्कुल भी नहीं समझा जा सकता, और सोशल मीडिया में भी जो चल रहा है मामला वो भी बहुत ज्यादा पॉइंट पर केंद्रित है, और इससे उसका बैकग्राउंड गायब हो जाता है। दो बातें समझने की जरूरत है कि एक तो मानव सभ्यता के विकास में एक अवस्था वो आती है जब दुनिया के सभी समाजों ने इंसान की, या यूं कहा जाए मर्द और औरत की सेक्सुअलिटी को नियंत्रित किया। विवाह संस्था का वजूद में आना उसी का एक परिणाम है। इसके अलावा एक स्त्री या एक पुरुष या कुछ स्त्री और कुछ पुरुष निश्चित संबंधों में रहेंगे, इस नियम को बनाने के तरीके तुम्हें आदिवासी समाजों से लेकर के यूरोप, अमेरिका और भारत, हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म, सिख, बौद्ध, सब में आपको नजर आएगा। इसकी वजह यह थी कि समाज में एक व्यवस्था हो और वो व्यवस्था निरंतर चलती रहे, किसी को कोई दिक्कत ना हो। अब दूसरी दिक्कत आती है, जब आप इस तरह का कुछ नियंत्रण करते हैं तो उसके कुछ ऐसे एस्पेक्ट होते हैं जहां पे आपको कठोर होना पड़ता है। एक स्त्री एक पुरुष के प्रति आकर्षण प्राकृतिक है। इस प्राकृतिक आकर्षण को जीने की छूट दी जाए तो आप भालू, बाघ, कुत्ता, शेर की तरह पार्टनर के लिए एक दूसरे का खून करेंगे। ये नहीं हो सकता था, इसको नियंत्रित किया गया। नियंत्रित करने के लिए जरूरी था कि एक पुरुष और एक स्त्री जिस तरह एक दूसरे पर आकर्षित होते हैं उसको सीमित किया जाए। तो भारत में आप देखें, घूंघट वजूद में आता है, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए नियम वजूद आते हैं, किसके साथ खड़ा होना है, किसके साथ नहीं होना है, किसके साथ बात करना है, किसके साथ नहीं करना है। इसी तरह से मुसलमानों में करीब 1400 साल पहले जब इस्लाम शुरू हुआ तो उन्होंने कुछ नियम बनाए। एक नियम बनाया पुरुषों के लिए। अब पुरुषों के पर्दे पे कोई बात नहीं होती, शायद पता नहीं आपको भी मालूम है कि नहीं मालूम, पुरुषों के लिए भी पर्दे का नियम है। अब पुरुषों के पर्दे का नियम यह है कि एक पुरुष किसी भी महिला को एक नजर अगर पड़ जाती है कोई बात नहीं, लेकिन दोबारा उठा के नहीं देखेगा। इसके अलावा अपने नाभि से लेकर के टखने तक अपना शरीर हमेशा ढक के रखेगा। अपना जो लिबास पहनेगा वो ढीला ढाला पहनेगा, डोले शोले नहीं दिखाएगा। आज आपको मुसलमान भी मिल जाएंगे जिम में जाकर के 4 दिन कसरत करेंगे, फिर अपना सीना दिखाते हुए जालीदार टी शर्ट पहन के घूमेंगे। तो ये पर्दे का उल्लंघन है। तो ये पुरुषों के लिए नियम है। बहुत विस्तार में नहीं जाता हूँ, बात लंबी हो जाएगी। इसी तरह से दूसरे धर्मों के नियम है। टीवी पर एक महिला को हमने देखा चीख चीख के करेगी, कहाँ कुरान में पर्दा है, कहाँ कुरान में बुर्का है। अब इस तरह के लोगों को बरगलाते हैं। दरअसल आपको एम दिया जाता है, लक्ष्य दिया जाता है, और उस लक्ष्य को आप कैसे पूरा करेंगे इसके लिए आप अपने संस्कृति के हिसाब से, समाज के हिसाब से कायदे बनाते हैं। अब कुरान ने कहा कि एक स्त्री, जैसे पुरुषों के लिए हमने बता दिया, स्त्री के लिए कहा गया कि सिर के बाल ढक के रखेगी, अपनी छाती को ढक के रखेगी, कूल्हे को ढक के रखेगी। अब सिर, छाती और कूल्हा, यही वो जगह है ना जहां से पुरुष आकर्षित होता है। अब इनको अगर वो ढक के रखे, ये इनकी उभार आपको दिखाई ना पड़े, तो इसके लिए वो उसको ऐसे लिबास पहनने पड़ेंगे। तो इसको ढीला ढाला लिबास पहन करके और सिर पे स्कार्फ बांध करके इस मकसद को पूरा किया जा सकता है। अब अलग अलग समाजों ने इस टारगेट को, इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए तरीके ईजाद किए। किसी ने कहा बुर्का पहन लो, किसी ने कहा कि वो नकाब ओढ़ लो जिससे पूरा आंख ढका रहता है। अरब में की दुनिया में आप इसे देखेंगे, या अफगानिस्तान में आप देखेंगे। भारत में चूंकि ऐसी कोई हुकूमत नहीं थी जो इस्लाम के कानून को सख्ती से लागू करे, तो यहाँ पे दोनों तरीके मिले। मेरी माता जी ने जीवन भर साड़ी पहना, साड़ी से सीना भी ढका, गोला भी ढका, सिर भी ढका, उन्होंने बुर्का नहीं पहना। मेरी दादी ने भी यही काम किया। उस जमाने के लोग ऐसे ही करते थे। बुर्का एक अतिरिक्त खर्चा माना जाता था। अब थोड़ा समाज संपन्न हुआ, पढ़ा लिखा, तो उन्होंने उसके लिए स्पेशल ड्रेस बना लिया। ये कुल मिला के मसला है कि आपको अपने शरीर के इन अंगों को ढकना है। तो ये टारगेट है जो इस्लाम का है, और यही टारगेट कमोबेश बाकी धर्मों का भी है। सबने अपने अपने तरीके से इसको किया। अब हमारे पास विकल्प क्या है भारत जैसे देश में, कि जो जैसा है उसको वैसा जीने दिया जाए। एक पहलू तो ये हो गया। दूसरा पहलू ये हो गया कि भारत की राजनीति में नेहरू जी के बाद
जैसे जैसे राजनीतिक सत्ता के पास जनता को कुछ देने की, जन कल्याण के काम को करने की अवस्थाएं कमजोर पड़ती गई, वैसे वैसे आप देखें कि सांप्रदायिकता को, जातीयता को राजनीति में केंद्रीय जगह दी जाने लगी। आप देखें आज कोई भाजपा की बात नहीं है, कांग्रेस के जमाने में भी आप देखें मस्जिद, राम मंदिर और मस्जिद का जो विवाद था वो तो कांग्रेस ने 87 में ताला खुलवा करके उसको सबके सामने रखा। कांग्रेस ने वहां पे शिलान्यास करवाया। कांग्रेस के जमाने में ढेर सारे दंगे फसाद हुए। तो आप देखें सियासत जहां जनता को कुछ देने के लिए कमजोर पड़ी, जनता को बरगलाने के लिए जातीयता और सांप्रदायिकता को राजनीति में जगह दी गई। भाजपा जैसी पार्टियां या आरएसएस जैसे संगठन जब खुल करके सामने आए तो उनका लक्ष्य जो था वो थोड़ा हार्ड था, सख्त हिंदुत्व उनकी सियासत थी, वहां पे दूसरी पार्टियां नहीं टिक सकती थी, तो वो पूरे मैदान को कब्जा कर ले गए। लेकिन इसी के साथ और आप देखें कि इस दौरान जनता को कुछ देने की स्थितियां और कमजोर हो गई थी, तो और कमजोर हो गई तो उनको और ज्यादा उलझाना था। इतना उलझाने की औकात कांग्रेस की या दूसरी पार्टियों की नहीं थी। वो सॉफ्ट हिंदुत्व के साथ चलना चाहते थे, हार्ड के साथ नहीं चलना चाहते थे। हार्ड खाली भाजपा कर सकती थी, तो वो स्थिति आ गई। लेकिन इस तरह की सियासत की एक मजबूरी है, जनता को आपको लगातार बरगलाने के लिए ऐसे मुद्दे की सप्लाई करते रहना होता है, वरना वो रोटी रोजी के बारे में सोचने लगेंगे। अभी करोड़ों लोगों की नौकरी चली गई, स्कूल बंद है, पढ़े लिखे लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोग डंडे खा रहे हैं। अब भाई कोरोना में आपने कुछ किया नहीं, लाखों लोग मर गए, बेरोजगारों को आप पीट रहे हैं, लोगों को 5 किलो अनाज पर जीने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आप खुद कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को आप भीख की तरह से जिंदगी जी दे रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में लोग सोचना शुरू कर देंगे अपने जीवन के मुद्दों के बारे में। तो जरूरी है कि ऐसे मुद्दे लगातार सप्लाई करते रहें। तो हिजाब का मसला आ गया। तो हिजाब वास्तव में कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर मीडिया को, हमको, आपको बैठ के डिबेट करना चाहिए। मुद्दा तो ये है कि इस तरह के मुद्दे किन मुद्दों को ढकने के लिए आए। अभी 22,000 करोड़ का बैंक घोटाला हो गया, उस पर कोई चर्चा नहीं है। लेकिन एक लड़की ने अपना सर ढकने के लिए इजाजत मांगी स्कूल के अंदर, या यूं कहा जाए कि उसको रोका गया तो उसने अपने जिद की नहीं मुझे ऐसे ही पढ़ना है, और वो पूरे देश में विवाद का मुद्दा बना। तो एक तो ये कि ये आज के सियासत की देन है। और दूसरी चीज और यहां समझना होगा कि सोशल मीडिया में मैं लोगों को देख रहा हूं, लोग कहें साहब स्कूल में समानता हो, इसमें क्या बुराई है? समानता और एक रूपता में बहुत बड़ा अंतर है। आरएसएस और भाजपा की जो सियासत है वो एक रूपता की सियासत है जो इस देश और दुनिया को तबाह करेगी। समानता इसके बिल्कुल उल्टी बात है। समानता है कि एक स्त्री और पुरुष को जेंडर की वजह से किसी तरह के भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ना चाहिए। एक सवर्ण जाति के हिंदू को और एक दलित जाति के हिंदू को अपनी जातीय अवस्था के कारण किसी तरह के भेदभाव का सामना ना करना पड़े, ये समानता है। धर्म के कारण किसी को भेदभाव का सामना ना करना पड़े, वो नौकरी करने जा रहे। सर आप कहना चाह रहे हैं कि ये जो मामला था, इसको इतना जो बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है वो इतना बड़ा है ही नहीं, इसे दबाया जा सकता था अगर दबाना चाहे तो। बड़ा तो छोड़िए, ये छोटा भी नहीं है। मसला ये है कि बैंक घोटालों पे आपकी नजर ना जाए, छिनते रोजगार पर आपकी नजर ना जाए, मरते लोगों पर आपकी नजर ना जाए, खस्ताहाल अस्पतालों पे आपकी नजर ना जाए। और मोदी जी ने जो कि एक पीएसयू निर्मित नहीं किया और लगभग 23 पीएसयू बेच चुके हैं, उस पर आप सवाल ना करें, इसलिए इस तरह के मुद्दे लाए जाते हैं। जो बात मैं कह रहा था उसको 4 लाइन में पूरी कर देता हूं। इस देश में चाहे हिंदू को ही आप ले लें, उत्तर का हिंदू, दक्षिण का हिंदू सांस्कृतिक रूप से बहुत ज्यादा दूर दूर है, बहुत भेद है उनमें। आप चले जाएं पूर्वोत्तर में, वहां का हिंदू और राजस्थान और हरियाणा और पंजाब का हिंदू, इनके रहन सहन में बहुत बड़ा फर्क है। इनको आप एक जैसा नहीं बना सकते। भारत में आपको लोगों की सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार करना पड़ेगा, और ये विविधता बहुत विस्तृत है। भाषा की विविधता है, रहन सहन खान पान की विविधता है, रंग की विभिन्नता है। तो इतनी सारी विभिन्नताओं को अगर आप एक रूप करने की कोशिश करेंगे तो आप इस देश का सत्यानाश कर देंगे। इस देश की खूबसूरती ही यही है कि दुनिया में हर वो चीज जिसके लिए आप कहीं जाना चाहते हैं देखने, वो सब आपको इस एक देश में मिल जाता है, चाहे भौगोलिक रूप से आप देखें, चाहे सांस्कृतिक रूप से देखें। और इसी तरह से बेहूदगी के मामले में देखिएगा तो भी आपको इस देश में सबका सब मिल जाएगा। तो इस विविधता को नष्ट करके आप कौन सी एक रूपता लाना चाहते हैं? एक बात और लगे हाथ के लास्ट में कि इसी देश में आप देख लें कि आजाद भारत में स्कूल हिंदू धर्म की प्रार्थना से शुरू होते हैं।
इसी देश में आप देखें, तमाम सरकारी आयोजनों की जब शुरुआत होती है, उद्घाटन होता है, तो सरस्वती वंदना होती है, हवन होते हैं, यज्ञ होते हैं। मिसाइल की परीक्षण होते हैं, रॉकेट छोड़े जाते हैं, तो भी हवन होता है। आज तक कितने लोगों ने एतराज किया कि आप धर्मनिरपेक्ष भारत में एक धर्म को सरकारी धर्म ना बनाएं। हम सब लोगों ने प्रार्थनाएं करते हुए अपनी तालीम पूरी की। ये इस देश की हकीकत है। जिस देश में पूरा देश हिंदू धर्म की प्रार्थना करते हुए, सरस्वती का त्योहार मनाते हुए, ये जो विश्वकर्मा का त्योहार मनाते हुए आराम से वो जी रहा है, उस देश में अगर कुछ लड़कियों ने अपने सर पे हिजाब ओढ़ लिया, कौन सी आफत आ गई भाई? आप इसको स्वीकार नहीं करेंगे तो ये विवाद दरअसल विध्वंस की तरफ ले जाएगा, समाज को तोड़ने की तरफ ले जाएगा। और जो इस विवाद को जिंदा रखना चाहते हैं, उनका मकसद यही है कि हिंदू मुसलमान से, छोटी जात बड़ी जाति से लड़ना शुरू कर दें, ताकि वो ये ना पूछ पाए कि आखिर ये हजारों किलो हेरोइन, नशीले पदार्थ इस देश में कैसे आ जाते, ये हजारों करोड़ के घोटाले कैसे हो जाते, और नौकरियां कहां जा रही हैं। लाखों करोड़ रुपए आप पेट्रोल और डीजल से वसूल लेते हैं, वो कहां खर्च करते हैं? पीएम केयर के नाम पर आप हमसे हमारा ही पैसा लेते हैं और कहते हैं हम तुम्हें हिसाब नहीं देंगे। तो ये सवाल जनता ना करे, इसलिए जनता को बरगलाने के लिए एंटी मुस्लिम कंटेंट लगातार सप्लाई किए जाते हैं, ताकि लोग नफरत को ही जीवन पद्धति मानकर जीते रहें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो कहीं ना कहीं साफ जाहिर है कि जो मसले बार बार बढ़ाए जाते हैं वो इसलिए बढ़ाए जाते हैं कि काम की कोई बात पूछ ना सके, सरकार पे उंगली उठा ना सके, और लोग, आम जनता इसी में फंस के रह जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाला हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ सलमान जी, और भी अपडेट्स के लिए बने रहे ऑथम न्यूज़ के साथ। धन्यवाद सर।